गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। लास्ट क्लास की बात सारी की सारी याद करो। लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हो रहा था दैट वाज योर केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है काइनेटिक्स में हमने आर्हेनियस इक्वेशन देखा था, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट के। रेट कांस्टेंट के पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है दैट वी हैड सीन। बिना किसी गैप के, कोई भी गैप नहीं, ठीक है, उस क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। कोई गैप नहीं। गैप का मतलब किसी भी तरीके के कंटेंट्स में कोई भी पोर्शन मैं छोड़ नहीं रहा, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे थे आर्हेनियस इक्वेशन में, उसमें हमने जो बात करी थी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होने जा रहा है, इसमें हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा था, दैट वाज योर एक्टिवेशन एनर्जी। आई थिंक एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों के लिए ही बता दिया था। अब बात हो रही है कि टेम्परेचर क्या रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करता है, तो किस तरीके से करता है, लेट अस सी हियर। तो हमारे पास जो आर्हेनियस इक्वेशन आ रहा है, ये आर्हेनियस इक्वेशन कुछ आ रहा था के ए ई टू द पावर के ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इस एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन लें तो फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो बैकवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। और दूसरी तरफ ये कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो वैसे केस में फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगा। डेल्टा एच तभी निगेटिव होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच तभी पॉजिटिव हो पाएगा। तो ऐसे में ये इक्वेशन को अगर हम एलेबोरेट करें, मतलब इसको अगर ओपन करें, दिस इज योर लॉग ई ए, ठीक है, लॉग ई के इक्वल टू लॉग ई ए माइनस ई ए बाई आर टी लॉग ई टू द बेस ई, ठीक है। अब यहां पे इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा लॉग 10k इक्वल टू दिस इज log 10a और माइनस ये अपॉन 2.303 RT। ये होना चाहिए यहां पे। अगर इसको दो अलग अलग, इसके लिए ग्राफ मैंने शायद प्लॉट किया था, अगर आपको ध्यान हो तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। log 10k वर्सेस 1/t का ग्राफ है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो नेगेटिव है, ठीक है। दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेगेटिव। इंटरसेप्ट की बात करें कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, तो वो है log 10a। दिस इज log 10a, log 10a। और ये जो आप देख रहे हो m इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इज इक्वल टू, ये एक्चुअली स्लोप ऑफ द कर्व है, स्लोप ऑफ द कर्व। इस कर्व के लिए जो स्लोप की वैल्यू है वो m से डिनोट कर रहे हैं tan थीटा, और इसकी वैल्यू जो आप देख रहे हो दिस इज योर माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। ये आ गया स्लोप ऑफ द कर्व, राइट। तो इसी इक्वेशन को अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे लिखना चाहें तो हाउ टू राइट दिस, कैसे लिख सकते हैं। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर पे T1 एंड T2 पे देखते हैं इसे। तो log 10 K1 इक्वल टू log 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T1। दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा log 10 K2 इक्वल टू log 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या फ्रॉम 1 and 2 कैन वी राइट द इक्वेशन, ऐसा कुछ इक्वेशन आ सकता है यहाँ पे कि log 10 K2 by K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R
एंड हियर इज T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ये हमारे पास कंप्लीट एक इक्वेशन निकल के चलाया, इसे हम कह सकते हैं दिस इज इन फैक्ट द वैंट ऑफ इक्वेशन, ये आर्हेनियस इक्वेशन, और ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे इसको इस तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक, अब इसमें कंडीशंस आप पुट कर सकते हो भाई। पहला कंडीशन ये ले सकते हो कि अगर T1 की वैल्यू T2 के बराबर हो गई, मतलब T1 और T2 दोनों एक ही टेम्परेचर अगर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे केस में ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या होगी, 0 हो जाएगी। और आप यहां पे लिख सकते हो कि K2 की जो वैल्यू है वो K1 के बराबर होगी। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी तरीके से टेम्परेचर में कोई चेंज अगर नहीं आता तो रेट कांस्टेंट में भी कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज आएगा तो रेट कांस्टेंट में चेंज आएगा। तो अभी क्या देख रहे हो आप, टेम्परेचर चूंकि सेम ले रखा है, T1 एंड T2 सेम है, तो ऐसे केस में रेट कांस्टेंट में भी कोई चेंज नहीं आता। दूसरी बात यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर T2 की वैल्यू T1 से बड़ी हो जाए, तो T2 की वैल्यू अगर T1 से बड़ी हो जाएगी तो ऐसे केस में क्या K2 का वैल्यू K1 से बड़ा हो जाएगा, दैट इज K2 ग्रेटर देन K1। एंड लास्टली एक बात और देख सकते हैं, तीसरी वैल्यू जो तीसरा कंडीशन जो यहां पे देख सकते हो वो ये है कि अगर T2 का वैल्यू T1 से कम हो जाएगा तो भी K2 का भी वैल्यू K1 से कम हो जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल हमारे पास जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर के घटने से रेट कांस्टेंट घटेगा, और अगर टेम्परेचर में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है तो रेट कांस्टेंट में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आपके आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आया कि हाउ द रेट कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ओके, तो यहां पे ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है, और इससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स आप देख सकते हो, चूंकि आपको इक्वेशन का एक अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है, तो आप इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बखूबी अच्छे से आप पहचान सकते हो, और इसके बारे में इसके क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व कर पाओगे। अभी यहां ओवरऑल जो रिलेशन हमारे पास ये आ रहा है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो K की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट बढ़ने का मतलब अब जो रिएक्शन है वो फास्टर रेट से होगा, पहले से ज्यादा फास्ट होगा। ठीक, और हम जानते हैं कि अगर फास्ट रिएक्शन है तो वैसे रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो कम होती है, तो EA की वैल्यू क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू को घटाओगे तो K भी घटेगा, और एक्टिवेशन वैसे रिएक्शंस के लिए K जहां पे कम है, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा है, स्लो है, और स्लो रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होगी that will be greater। तो सी द एंटायर थिंग, बहुत सारा कंटेंट्स बोर्ड पे पड़ा है, उसको आप ध्यान से देखिए। अब इसके बाद फर्दर हम लोग मूव कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट की तरफ मूव कर सकते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। What is temperature coefficient and what is collision frequency? देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें देखना है कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट दिस इज डिनोटेड बाय म्यू। ओके, म्यू क्या होता है, तो इस म्यू को आप लिखते हो तो ये KT+10 डिवाइडेड बाय KT, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, और ये 2 to 3 टाइम्स हो सकता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, म्यू इक्वल टू KT+10 एंड KT, K जो है यहां पे रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 to 3 टाइम्स का मतलब क्या है, और ये KT+10 का मतलब क्या है, KT का मतलब क्या है। जब आप रिएक्शन करा रहे हो
किसी खास टेम्परेचर पे रिएक्शन करा दो, ठीक है, टी टेम्परेचर पे आपने रिएक्शन कराना स्टार्ट किया, तो इस टी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी, जब उसी रिएक्शन को T+10 मतलब आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ा 10 यूनिट से टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया, मतलब T+10 कर दिया, तो अब वही रिएक्शन किस रेट से हो रहा होगा, तो आप इसका रेट का जब मेजरमेंट करोगे तो इसकी वैल्यू ट्वाइस भी हो सकती है। इसका मतलब 10 डिग्री इंक्रीज इन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर की वजह से जो रेट है वो पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो सकता है या 3 गुना हो सकता है। इसको कैसे शो किया जाए, तो हमारे पास जो एक स्टेटमेंट आता है यहां पे कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ द रिएक्शन कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट increases 2 to 3 times, 2 से 3 गुना। तो इसको ऐसे समझे कि जो मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो भी मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैं बताऊंगा कि इफेक्टिव कॉलिजन क्या है। रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो रिएक्टेंट के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच जो कॉलिजन हो रहा होता है, उस सारे के सारे कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होते, उसमें बहुत सारा कॉलिजन इनइफेक्टिव होता है। इफेक्टिव कॉलिजन का सिंपल सा मतलब यह है कि इसको 2 तरह के बैरियर को क्रॉस करना होता है। एक को ओरिएंटेशन बैरियर कहते हैं और दूसरे को एनर्जी बैरियर कहते हैं। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब यह हुआ कि जब तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं करेंगे, तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, चाहे उसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो एक बात हो गई कि ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओरिएंटेशन प्रॉपर का मतलब आप ये समझो कि जैसे मुझे ये x2 + y2 है और इससे 2xy बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे ले लूं, दिस इज x एंड दिस इज योर y, ठीक है, ये y हो गया, तो क्या ये कभी भी कोलाइड हो करके क्या ये xy और ये xy फॉर्म कर पाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये जब इससे कोलाइड कर रहा है तो केवल ये और ये x और ये y ही एक दूसरे से कोलाइड कर पा रहा है। This x and this y is not colliding with each other. तो ऐसे को हम कहते हैं improper orientation. This is improper orientation. ये improper orientation हुआ, properly orient नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे कंडीशन में अगर इस मॉलिक्यूल के पास, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पास एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा भी हो गई, थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। तो इसके पास अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर भी एनर्जी हो फिर भी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। प्रॉपर ओरिएंटेशन किसे कहेंगे? प्रॉपर ओरिएंटेशन आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज योर प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये x है एंड दिस इज y, और ये एक दूसरे से, ये सेकुलाइड, ये सेकुलाइड, और अब जो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे 2 मोल्स इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज योर प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? एक बात आपको समझ में आ गई कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं, यही प्रोडक्ट के कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मैंने एक बात बता दिया कि सारे के सारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं वो सारे के सारे इफेक्टिव नहीं होते। तो इफेक्टिव कैसे नहीं होंगे? इफेक्टिव तब नहीं होंगे या तो उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, और दूसरी बात हो सकती है या तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास
एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी। तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया। तो रिएक्टेंट चाहे कितनी बार भी कोलाइड कर ले, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर है और उसके पास जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे में अगर वो कोलाइड एक दूसरे से करते हैं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि अगर एक बैरियर भी रह गया, एक बैरियर, दोनों को साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को क्रॉस करना होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन बैरियर को भी और साथ ही साथ एनर्जी बैरियर को भी। अगर दोनों में से एक बैरियर को क्रॉस कर लिया, एक बैरियर को उसने क्रॉस कर लिया है, दूसरा बैरियर अभी भी है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन संभव नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। साथ ही साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात कर ले कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ ईच अदर। तो इसको ऐसे कहें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विथ ईच अदर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम, दिस इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम जेड से डिनोट करते हैं और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम हो रहा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z कर सकते हैं एंड R इज इक्वल टू FZ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कैन वी राइट हियर R1 बाई R2 इज इक्वल टू Z1 बाई Z2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब इतनी थी तो उस समय इसका रेट इतना था, तो अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर ट्रिपल कर दिया जाए, 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क आएगा, उसको आप इस तरह के इससे सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज R1 बाई R2 इक्वल टू Z1 बाई Z2। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज क्लियर। तो डेफिनेटली रिएक्शन का रेट ज्यादा होने के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये ओरिएंटेशन की बात हो गई, सारी बात हो गई। अब ऐसा क्या होता होगा जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो। अब बैक टू दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे चले आते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो, 10 डिग्री टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया पहले के कंपैरिजन, पहले जो रिएक्शन था 10 वो T केल्विन पे हो रहा था, T डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था, अब उसी रिएक्शन को आप T+10 पे करवा रहे हो, ठीक है। व्हाट हैपेंस, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलमोस्ट इफेक्टिव कोलिजन में पहले जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे थे, अब इफेक्टिव कोलिजन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे होंगे वो 2 to 3 टाइम्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट ये फॉर इफेक्टिव कोलिजन becomes twice or thrice with every degree 10 degree rise in temperature, with every 10 degree rise in temperature, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कोलिजन। इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 to 3 टाइम्स। तो अब इसको अगर देखा जाए कि इसके लिए हमारे पास एक कर्व है, उस कर्व को जरा मैं बता दूं। ये कर्व क्या है, ये कर्व कुछ इस तरीके से शो किया जाता है, दिस इज शोन लाइक दिस, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है। अब इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं तुरंत। क्या इसका मतलब क्या है, लेट अस सी। इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, ठीक। इसको आप ऐसे करके ऐसे कर दो। ये है डेल्टा एन बाई एन, डेल्टा एन बाई एन, एंड दिस इज योर एनर्जी इन द वाई एक्सिस, ठीक है। ये T डिग्री केल्विन पे है, T केल्विन पे है, और ये जो है T+10 केल्विन पे, ठीक है। अब इस ग्राफ को हमें समझना है कि आखिर ये ग्राफ का मतलब क्या है। अब देखिए,
टी केल्विन पे जो है, यहां पे जो है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको कह सकते हैं ईटी। ईटी का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो पहले जो थे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ईटी मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स, इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो 80 से ज्यादा है। इसका मतलब इतने सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इफेक्टिव कॉलिजन में जा रहे हैं। दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर मॉलिक्यूल्स capable for effective collision, ठीक है। अब जब टेम्परेचर आपने T+10 कर दिया, मतलब टेम्परेचर आपने 10 डिग्री से बढ़ा दिया, अब बताओ कि यहीं पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेट मी, यस हियर इट इज। तो अब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा वो आप यहां से ध्यान से देखो, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये कितना टाइम्स, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अब इतना ज्यादा हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब इसके अंदर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आप T+10 पे देखोगे और पहले जो देख रहे थे T केल्विन पे जो देख रहे थे, अब वो ऑलमोस्ट 2 या 3 टाइम्स हो सकता है, ठीक है। तो इफेक्टिव कॉलिजन में जितने पहले मॉलिक्यूल्स जा रहे थे, अब उसका दुगुना या तिगुना जो है इफेक्टिव कॉलिजन के लिए जा रहे होंगे, ठीक है। और यही रीजन है कि जब इफेक्टिव कॉलिजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा तो उसका रेट भी बढ़ जाएगा, और दैट इज वाई ये कहा जा सकता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रेट है वो 2 to 3 टाइम्स हो सकता है जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर को रेज करते हैं तो। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं टिल हियर। चलिए, ये सारी बात यहां तक क्लियर है, और इसको कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है एक तरह से। तो ये सारी बात यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी वी हैव सीन। जस्ट आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, थिंक ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे जरा सोचें और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन मैंने कुछ ऐसा दे रखा है, इस क्वेश्चन पे सोचने की जरूरत है। थ्योरी मैंने पहले बता दिया है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई अ गैसियस रिएक्शन A2 gaseous that gives B gaseous plus half C gaseous, okay? Increase in, ये क्या इंक्रीज करता है? shows increase in pressure में इंक्रीज शो कर रहा है। कितना से कितना? From 100 mm to 120 mm in 5 minutes. In 5 minutes. The rate of disappearance of A2. The rate of disappearance of A2 is. A2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? दिस इज माई क्वेश्चन, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? थिंक ऑन द क्वेश्चन प्लीज। सोचें इस क्वेश्चन पे क्या हो सकता है। देखते हैं क्या देखा जाए। थिंक ऑन द क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, थिंक ऑन द क्वेश्चन। आप जो आंसर लाओगे, मुझे लगता है कि उस आंसर में मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत लाते हैं। आई हैव सीन मैक्सिमम। क्या होना चाहिए? ठीक है, देखिए ऐसा कर सकते हैं कि होता क्या है कि बच्चे ये कहते हैं कि भाई प्रेशर में जो चेंज आया वो कितना आया, 100 mm से 120 mm हो गया। चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, यही तो रेट है।
तो रेट ऑफ द रिएक्शन यहां पे जब देखा जा रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 ये निकाला जा रहा है भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस DA2 माइनस DA2, या इसको आप लिख सकते हो यहां पे माइनस डेल्टा A2 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप केवल रेट निकाल लेंगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल लेंगे, तो रेट ऑफ दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन आपको निकालना पड़ेगा। तो दिस इज A2 gaseous that gives B gaseous plus half C gaseous। ये आपने शुरू में ले लिया कितना, तो दिस इज 100। ओके, अब इसका प्रेशर जो है P से डिक्रीज करा तो ये P हो जाएगा और ये P/2 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर टाइम T मतलब 5 मिनट के बाद, T इक्वल टू 5 मिनट पे। ठीक, चेंज इन प्रेशर पर टाइम टेकन लिखना है। पहले कितना था, 100 था, अब चेंज कितना आएगा, अब जो है वो 100 माइनस P प्लस P/2 की वैल्यू जो है ये कितनी हो गई, दिस इज नाउ 120, ये 20 हो गई। तो ऐसे में बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस P/2 इक्वल टू 120। ठीक है, और ये जो P हो जाएगा ये हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg, दिस इज 40 mm ऑफ Hg। ठीक, दिस इज 40 mm ऑफ Hg। तो अब ऐसे में जब ये P आ गया, चेंज इन प्रेशर कितने का आ गया, 40 का आ गया। बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं 120 माइनस 100 बाई टाइम इलैप्स्ड, टाइम टेकन, वो गलत है। ठीक है, तो यहां क्या आप करोगे कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस चाहिए, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2। तो चेंज इन प्रेशर में कितना चेंज आया, पहले था 100, बाद में जो है उसमें P से चेंज आया, तो P का ही चेंज आया। ठीक है, तो P का चेंज आया, तो वो P का जो चेंज आ रहा है वो 40 है, और उसमें टाइम कितना लगा, 5, दैट इज 8। This is your 8 mm per minute. This is 8 mm per minute. 8 mm per minute. Okay. तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों है। सारी बातें यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्चुअली हमें क्या करना है कि अब ऑर्डर और मोलिकुलरिटी की तरफ मूव करना है, कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड डिफरेंट जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब कुछ देखना है। तो लेट अस सी हियर, देखते हैं यहाँ पे कि रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। The characteristics of rate constant, we have to see the characteristics of rate constant. Characteristics of rate constant. ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेल मी, इज दिस टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहली बात कि क्या रेट कांस्टेंट जो है रिएक्शन में चेंज हो जाया करता है, या ये थ्रू आउट द रिएक्शन रेट कांस्टेंट सेम रहता है। उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन सेम होता है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट ऑब्लिक वेलोसिटी कांस्टेंट के remains same throughout the reaction,
रिएक्शन। ठीक है, जब तक आप इसके टेम्परेचर में चेंज नहीं लाओगे रेट कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आने जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या कैटलिस्ट का कोई रोल है रेट कांस्टेंट पे? क्या कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करने जा रहा है? यस, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट कांस्टेंट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है रेट कांस्टेंट को इंक्रीज कर देगा, वाइल नेगेटिव कैटलिस्ट जो है रेट कांस्टेंट को डिक्रीज कर देगा। वाइल नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि कैटलिस्ट का एक रोल है रेट कांस्टेंट के लिए। दिस इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। ठीक है, अब क्या देखना अभी यहां पे कि जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी मैंने ऑर्डर बताया नहीं है, लेकिन वे आप लोग रिपीटर्स हैं, टारगेट के बच्चे हैं, तो डेफिनेटली ये सारी बात आप पहले से जानते होंगे। तो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारे पास बेसिकली जो तीन ऑर्डर तक रिएक्शंस को जानना है, लेकिन क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम या तो 0 ऑर्डर से या तो फर्स्ट ऑर्डर से और कभी कभी सेकेंड ऑर्डर से। बाकी थर्ड ऑर्डर की केवल हम बात करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ना के बराबर हैं अभी तक, तो ऐसा ही देखा गया है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन एज वेल एज बोर्ड, सभी की बात मैं कर रहा हूँ। बोर्ड में नहीं पूछे जाते और ना ही कॉम्पिटिशन से पूछे जाते हैं। तो ये ऑर्डर क्या है इसकी बात हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, इसलिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो के है वो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। 0 ऑर्डर के लिए डिफरेंट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंट। क्या टेम्परेचर से इसकी कोई डिपेंडेंसी है? तो यस, के इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। के इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, with the rise in temperature, and falls and decreases with the decrease in temperature, and decreases with the decrease in temperature, decrease in temperature. ठीक है, increases with the rise in temperature and decreases with the decrease in temperature. अब किसी भी टाइम t पे आप कैसे दे सकते हो रेट? एनी टाइम। तो किसी भी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम, एट टाइम t is equal to rate constant, okay, rate constant into concentration of reactant at time t, at time t. इसका मतलब क्या है कि ये इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। जिस समय का आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए उसको आप रेट कांस्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कह सकते हैं। उस टाइम टी पे उस रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या है वो आपको फाइंड आउट करना होगा और उसको रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट टाइम टी। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे रेट कांस्टेंट के। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या है, और कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं होते। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शंस? भाई जो सिंगल स्टेप में होने वाले रिएक्शंस हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, सिंगल स्टेप वाले। तो वैसे केस में, मैक्सिमम केसेस में क्या आप देखोगे कि जो आपने इक्वेशन लिखा है, जो भी आपने इक्वेशन जो सिंगल स्टेप में होने वाले रिएक्शंस हैं, उस केस में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम होते हैं।
फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस का सिंपल सा मतलब है जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस हैं उसको एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। यही अगर हम वैसे रिएक्शन की बात करें जो मल्टी स्टेप्स हैं, एक से ज्यादा स्टेप में होने वाले रिएक्शंस हैं, तो वैसे केस में मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि जब आप कोई रिएक्शन लिखते हैं तो जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ में बात कर रहा हूं, जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं रिएक्शन के दौरान जो कि आप देख रहे हो, क्या वो सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शंस या रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं या नहीं है। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकालते हैं वो असल में एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जबकि मॉलिक्युलैरिटी जो आप निकालते हो वो आपने कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दिया और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपने क्या करा कि जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, जितने मोल्स इन्वॉल्व हैं, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लेकर के, रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लेकर के आपने केवल ऐड ऑन कर दिया। तो दैट बिकम्स व्हाट, मॉलिक्युलैरिटी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में जरूरी नहीं है कि जो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिया है और उसमें जो रिएक्टेंट के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको ऐड ऑन करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाए। दैट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज मॉलिक्युलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। ठीक है, इसके अंदर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। अब मल्टी स्टेप्स रिएक्शन, जो बहुत सारे स्टेप्स में जो रिएक्शन हो रहा होगा, वो किस तरह के रिएक्शंस होंगे? तो डेफिनेटली वो बहुत सारे स्टेप्स में अगर रिएक्शन हो रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम जो है स्टेप्स फास्ट होते होंगे। कोई ना कोई एक स्टेप डेफिनेटली वैसा होगा जो स्लोएस्ट होगा। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, उसी से हम रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो उस स्लोएस्ट स्टेप में जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के इन्वॉल्व होंगे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करेगा। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। तो लेट अस सी हियर, ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी की बात चल रही थी, तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इसको आप बता पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्युलैरिटी। तो कुछ रिएक्शंस हैं यहाँ पे, उसके मैकेनिज्म को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैकेनिज्म को जब समझेंगे तभी बातें आगे हम कुछ इस पे कर पाएंगे। चलिए देखिए, यहां पे कुछ रिएक्शन दे रखा है, इसको जरा समझते हैं क्या है ये। हमारे पास जो रिएक्शन है 2N2O5, सबसे पहले मैं ऑर्डर बता दूं और मॉलिक्युलैरिटी बता दूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैंने एक इक्वेशन ले लिया, AA प्लस B एंड B दैट गिव्स C एंड D एंड D। ठीक है, तो जो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो लिखोगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो M प्लस N के बराबर हो सकता है। ठीक है, where M plus N is different from A plus B। ये A plus B से डिफरेंट भी हो सकता है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है that can be A plus B, ये A plus B के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, मे बी और मे बी नॉट।
इसका मतलब क्या है कि जो आप रेट लॉ लिख रहे हैं, रेट लॉ आपने नहीं लिखा है, आपने सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो लिख रहे हैं, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि इसका ए मोल इन्वॉल्व है, यहां पे इसका बी मोल इन्वॉल्व है। हमने क्या कर दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी लिख दिया, ठीक है। तो ऑर्डर रिएक्शन को जनरली क्या होना चाहिए था, दिस प्लस दिस होना चाहिए था, ए प्लस बी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ए प्लस बी ही हमेशा लिख पाओगे। हो सकता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसके ए मोल पे डिपेंड नहीं करे, जितने मोल्स दे रखे हैं रिएक्टेंट के उसके मोल्स पे डिपेंड नहीं करे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जितना दे रखा है उस पर भी डिपेंड करे। तो ऐसे कंडीशन में वो ए प्लस बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमने उसकी जगह पे m प्लस एन लिख दिया, ठीक है। तो m प्लस एन की वैल्यू a प्लस बी के बराबर पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगी। लेकिन यहीं पे अगर हम मॉलिक्युलरिटी की बात करें, तो मॉलिक्युलरिटी जो है नंबर ऑफ कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के इन्वॉल्व होंगे उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आप कोई मोल्स को आप ऐड ऑन कर लो, ठीक है। ऐड ऑन करके जितने के बराबर आता है उतना आप कर सकते हो। तो यहां पे कितना है, a प्लस बी, यही मॉलिक्युलरिटी के बराबर होगा, मॉलिक्युलरिटी के बराबर होगा। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, मैंने बोला एलिमेंट्री रिएक्शंस जो हैं वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी जो है वो बराबर आएगी, मॉलिक्युलरिटी इक्वल आएगी, ठीक। अब दूसरी चीज क्या है कि मॉलिक्युलरिटी जो है वो बियॉन्ड 3 नहीं देखने को मिलती। मॉलिक्युलरिटी बियॉन्ड 3 इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज देखिए क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, वही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक ही टाइम, एट द सेम टाइम, 3 पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का कोलिजन एक साथ हो सकता है जब वो एक खास डायरेक्शन में एक दूसरे से अप्रोच करेंगे, ठीक। लेकिन 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का कोलिजन एक ही टाइम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए कहा जा सकता है कि मॉलिक्युलरिटी बियॉन्ड 3 इज नॉट पॉसिबल। तो हम ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी 1 पढ़ते हैं जिसको यूनिमॉलिक्युलर कहेंगे, मॉलिक्युलरिटी 2 जिसको बायमॉलिक्युलर कहेंगे, और मॉलिक्युलरिटी 3 जिसको टर्मॉलिक्युलर या टर्मॉलिक्युलर कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में मॉलिक्युलरिटी 3 तक है, लेकिन 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि व्हाई मॉलिक्युलरिटी 3 मोर देन 3 molecularity is not possible, because simultaneous collision of more than 3 molecules at the same time is not possible. That is why molecularity beyond 3 is not possible. Okay? अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने बोला कि ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। इसका मतलब मल्टी स्टेप्स जो रिएक्शंस होंगे, जहां भी आप देखो कि मोलिकुलरिटी 3 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब उस तरह के रिएक्शंस को मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस की तरह आप देखोगे। मैक्सिमम केसेस में मल्टी स्टेप्स रिएक्शन की तरह देखोगे। तो मल्टी स्टेप्स में एक साथ स्टेप वाइज रिएक्शंस हो रहे हैं, स्टेप वाइज। उसमें स्लोएस्ट स्टेप को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट के मोल्स इन्वॉल्व होंगे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बताएगा। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें मैंने इसको सीधे a प्लस बी के बराबर कर दिया, लेकिन मैंने इसको m प्लस एन के बराबर किया। क्यों? क्योंकि ये m प्लस एन डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, क्या इसके मोल्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है। अब इसको जब तक मैं एक आध ऐसे रिएक्शन से ना शो करूं तब तक आप शायद ना समझो। चलो देखते हैं, इसके मैकेनिज्म पार्ट को देखना जरूरी है, और फिर जीरोथ लॉ को भी देखेंगे, फर्स्ट लॉ को भी देखेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस को भी देखेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस को भी देखेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। भाई ये छोटा सा एग्जांपल जो है वो 2N2O5, ठीक है, दैट गिव्स 4NO2 प्लस O2। ये हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन N2O5 का जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्या ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वी हैव टू फाइंड इज दिस सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर।
तो देखो ऐसे होना क्या चाहिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 पावर 2 होना चाहिए, इसको सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, दैट शुड बी, दैट इज सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर दिखता जरूर है लेकिन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, दिस इज इनफैक्ट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है कि जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो N2O5 के कंसंट्रेशन को हमने क्या करा कि N2O5 के कंसंट्रेशन को डबल किया, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो जाना चाहिए था, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स ना हो करके डबल हुआ। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो N2O5 का कंसंट्रेशन टू द पावर 2 पे डिपेंड ना करके पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस N2O5 का 2 मोल जो है वो रिएक्टेंट में इन्वॉल्व नहीं होकर के केवल 1 मोल इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सोच करके इसका मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म आप ऑलवेज सोचते हैं क्या ये हाइपोथेसिस, ओके, ये ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसा हो रहा होगा में क्या एक्चुअली हो रहा है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 एंड दिस इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है। तो अगर ये बात जान रहे हैं तो आप N2O5 से स्टार्ट करें। ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगा इसका, N2O5 दैट गिव्स NO2 प्लस NO3, दिस इज RDS, RDS का मतलब स्लो स्टेप, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप है। अब जो NO2 प्लस NO3 बना, अब इसमें क्या कर सकते हो, फिर से आप क्या करोगे, यहां पे NO3 लोगे, बिकॉज NO3 आप जानते हो कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाईली अनस्टेबल है, इसलिए तुरंत दूसरे से कंबाइन करके प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। और एग्जैक्टली यही हो भी रहा है। ये NO3 जो है ये N2O5 के साथ रिएक्ट करके मिल करके ये 3NO2 का फॉर्मेशन करेगा और साथ में O2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब इसको आप कर दीजिए, देखिए बैलेंस्ड है या नहीं है। ऑक्सीजन कितने थे, 8, ठीक है, इट्स नॉट बैलेंस्ड। ये जो रिएक्शन है ये असल में फास्ट रिएक्शन होता है, दिस इज फास्ट रिएक्शन एंड द फर्स्ट वन इज स्लो रिएक्शन। अब इसको आप कट कर दो, ये कट एंड द रिएक्शन इज नाउ 2N2O5 2N2O5 दैट गिव्स 4NO2 एंड प्लस O2। अब बताओ कि ये जो रिएक्शन जो था दैट इज कंप्लीट नाउ, रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया और इसमें कितने मोल्स इन्वॉल्व हो गए N2O5 के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल और केवल 1 मोल इन्वॉल्व हुए। दैट इज व्हाई वी कैन राइट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 टू द पावर 1 नॉट पावर 2। ओके, तो ये मैकेनिज्म कुछ इस तरह से। अब आप समझ गए होंगे कि अगर इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो मॉलिक्युलरिटी तो 2 है, मॉलिक्युलरिटी इज 2, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई भाई, सब कुछ जान गए आप। अब अगर आप बोलोगे तो मैं 1-2 मैकेनिज्म और बता दूंगा। देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं भाई, मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए, सेकंड जो दूसरा मैकेनिज्म है वो आप कर सकते हैं 2NO2 प्लस F2 that gives 2NO2F। आपको क्या लगता है कि यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होगा? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन देखा जो गया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2 एंड F2, इस पे डिपेंड कर रहा है और ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिखने में क्या लगता है कि इसे थर्ड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये असल में है क्या, that is your second order reaction, this is not the third order reactions। तो इसके मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। मैकेनिज्म देखिए, जिस पे डिपेंड कर रहा है वहीं से स्टार्ट करोगे। दिस इज NO2 प्लस F2 दैट गिव्स NO2F प्लस F, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है और यही जो है ये स्लो स्टेप है और इसलिए रेट हम यहीं से डिटरमाइन करते हैं। मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस में एक खासियत है कि जो स्लो स्टेप होता है भाई उसी से तो आप रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। फास्ट स्टेप से कैसे रेट डिटरमाइन करेंगे? स्लो स्टेप डिटरमाइंस द रेट। दूसरा, ये NO2F जो है इसको आप लिख सकते हैं, ये F है, ठीक है, और NO2 अगेन दिस इज फॉर्मिंग NO2F।
अब इसको और इसको आप कट कर सकते हो और फाइनली यहां लिख सकते हो 2NO2 प्लस F2 दैट गिव्स 2NO2F. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. तो इससे क्या पता चलता है कि जो रेट है वो इसी पे तो डिपेंड कर रहा है. दैट इज वाई दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, तो अब फर्दर जो हम बात करने जा रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी आपने समझ लिया है और ऑर्डर रिएक्शन भी आपने समझ लिया है. ठीक है, अब देखते हैं कि रेट लॉ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस हम कैसे कैसे लिख सकते हैं. मतलब कोई ऐसा रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल है. ओके, और उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ लिखना है. ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको हाउ टू राइट द रेट लॉ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन. rate law for reversible reaction. वैसा रिएक्शन जो रिवर्सिबल होगा उसके लिए आपको रेट लॉ लिखने की जरूरत है. कैसे लिखते हैं इसे रेट लॉ? लेट अस सी हियर, दिस इज योर, यहां लिख सकते हैं N2O4 रिवर्सिबल साइन 2NO2. ठीक है, ये आपने ले लिया K1 और ये ले लिया K2. K1 हो गया रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और K2 हो गया रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. और इसके लिए आपको क्या लिखना है? वी हैव टू फाइंड द रेट. ओके, तो रेट लिखने के लिए आप क्या करोगे इस वाले केस में? अगर मेरे को पूछा जाए अगर कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो पहले आप लिखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस DN2O4 बाई dt, माइनस DN2O4 बाई dt. ठीक है, और इसमें लिखोगे प्लस 1/2 DNO2 बाई dt. ठीक है, ये आप रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं. ठीक, अब मुझे जो चाहिए वो चाहिए अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O4 चाहिए, N2O4 चाहिए. तो अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O4 चाहिए तो ये लिखने के लिए आप क्या करोगे? ये चीज आपको चाहिए, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O4. इट मींस कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है बिकॉज रिएक्टेंट डिसअपीयर हुआ करता है और प्रोडक्ट अपीयर हुआ करता है. तो डिसअपीयरेंस की बात होगा, इसका मतलब N2O4 जो है वो डिसअपीयर हो रहा है. दिस इज डिसअपीयरिंग एंड दिस विल अपीयर. तो ये आप ऐसे लिखोगे माइनस DN2O4, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चाहिए ना, तो दिस इज योर माइनस DN2O4 बाई dt. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब DN2O4 बाई dt. और एग्जैक्टली यही जो है आपके रेट ऑफ रिएक्शन के भी बराबर हो जाएगा जो कि यहां पे लिखा हुआ है. ठीक है, अब क्या करना है ये कर सकते हो, माइनस DN2O4 बाई dt. K1 की वैल्यू बड़ी हो गई या K2 की वैल्यू? अगर N2O4 डिसअपीयर हो रहा है तो K1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है. ठीक है, तो K1 अब इसमें K1 तो दे दिया हमने. अब बताओ कि इस K1 के लिए रिएक्टेंट क्या है? N2O4. दिस इज N2O4 माइनस K2, ये K2 है. और इसके लिए जो रिएक्टेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा. और ये क्या लिखोगे आप? NO2 का पावर 2. इस तरीके से आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख सकते हो. पूरी बात समझ में आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट? अब चलते हैं भाई आगे, देखते हैं यहां पे कि ये तो ठीक है. अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 लिखना चाहते हैं बिकॉज ये रिएक्शंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ जा सकते हैं. तो आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो. तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर मुझे चाहिए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 चाहिए, ठीक है,
तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 का मतलब ये डिसअपियर हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। कैसे लिखोगे इसे आप? इसे लिख सकते हो -1/2 dNO2/dt, ठीक है, dNO2/dt लिख सकते हो ऐसे कुछ। ओके, ठीक है। dNO2/dt माइनस क्यों कर रहा है? माइनस इसलिए कर रहा हूं कि ये डिसअपियर हो रहा है, और मुझे जो चाहिए वो चाहिए केवल और केवल -dNO2/dt, इस हाफ को हटाने की जरूरत है। तो ये हियर यू राइट्स, ऐसे लिख सकते हो आप। K2 की वैल्यू बड़ी है तो आपने K2 लिख दिया। इस K2 के लिए ये रिएक्टेंट हो जाएगा। NO2 का कंसेंट्रेशन पावर 2 माइनस K1 और उसके लिए रिएक्टेंट ये हो जाएगा N2O4। मुझे जो चाहिए वो चाहिए -dNO2/dt चाहिए। तो ऐसे में -dNO2 जो dt आप लिख रहे हो, वो लिखने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई सभी को करना होगा। 2 K2 NO2 का पावर 2 माइनस 2 K1 N2O4, दैट्स इट। ये हो गया आपका। दिस इज फॉर रेट लॉ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस, ऐसे लिख सकते हैं। अभी कोई जीरो ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं। ये हो गया आपका रेट लॉ फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके, फर्दर अब इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास जो पैरेलल रिएक्शंस हुआ करता है, उसके लिए रेट कैसे कैसे लिख सकते हैं। हाउ टू राइट द रेट फॉर पैरेलल रिएक्शंस। पैरेलल रिएक्शंस क्या समझते हैं? पैरेलल रिएक्शंस क्या है? मतलब ये तो हो गया रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन आप ले सकते हो, कोई भी, ठीक है। अब जो देखना है कि पैरेलल रिएक्शंस क्या हैं और उसके लिए रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं। पैरेलल रिएक्शंस का मतलब ये हो गया, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आप देखोगे। जैसे ऑर्गेनिक में मैं बता दूं, ऑर्गेनिक में आप मार्कोव-विनकॉफ रूल जानते हैं, ठीक है। तो जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन का ट्रीटमेंट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से करवाते हो, तो ऐसे केस में आपके पास 2 प्रोडक्ट बनता है, एक माइनर प्रोडक्ट और एक मेजर प्रोडक्ट। मतलब एक ही रिएक्टेंट से आपके पास 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, माइनर और दूसरा मेजर। कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा? तो भाई इस तरह के रिएक्शन से जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सके, वैसे को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, जिसे हम पैरेलल कहते हैं, जिसमें एक माइनर हो, एक मेजर होगा, रेस्ट माइनर होंगे। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आप देखोगे जहां पे हम पैरेलल रिएक्शंस की बात कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि पैरेलल रिएक्शंस को ऐसे समझें आप। पैरेलल रिएक्शंस, जैसे ये आपने A ले लिया और यू आर हैविंग 2 प्रोडक्ट हियर। A रिएक्टेंट से आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, B एंड C। इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K1 और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K2, ठीक है। तो ऐसे में मान लें कि यार B और C का हमें क्या चाहिए, हमें B और C का परसेंटेज चाहिए कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। तो आप इसके लिए क्या करोगे? एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे इसके लिए, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K1A, भाई इसके लिए भी तो रिएक्टेंट यही है, प्लस K2A, ठीक है। ये आप इसके लिए रेट ऐसे लिख सकते हो। अब A को आप ले लो कॉमन और यहां कर दो क्या, दिस इज योर K1 प्लस K2, ऐसे लिख सकते हो आप, K1 प्लस K2 इंटू A का कंसेंट्रेशन है, ठीक है। दिस इज द वे हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर पैरेलल रिएक्शंस के लिए। इस तरह से आप रेट लिख सकते हो। अब जहां तक इसके परसेंटेज की बात करें, तो फ्रैक्शनल यील्ड, अगर फ्रैक्शनल यील्ड की बात करें, परसेंटेज फ्रैक्शनल यील्ड की बात करें अगर,
तो फ्रैक्शनल यील्ड मतलब कौन कितना देगा, दैट इज परसेंटेज ऑफ बी मान लो हमें जानना है। तो परसेंटेज ऑफ बी अगर जानना है तो इसके लिए आप K1 बटा K1 प्लस K2 इंटू 100 कर सकते हो। मतलब रेट कांस्टेंट से भी आप परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज, उसी तरह परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ बी चाहिए था ना, अब परसेंटेज ऑफ अगर आपको चाहिए सी, तो उसके लिए क्या करोगे, K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100, इससे भी आप निकाल सकते हो, दैट इज परसेंटेज ऑफ सी एंड परसेंटेज ऑफ बी। दिस इज द वे, ये तरीका है। और जिसका परसेंटेज ज्यादा आता है उसे आप मेजर कहोगे, और जिसका परसेंटेज कम आता है उसे आप माइनर कहोगे। यही सारी बात यहां तक है। तो डिस्कस्ड एक अच्छा खासा पोर्शन आज आपका डिस्कस हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, अगली क्लास में, वो बात होगी आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेपरेटली, फर्स्ट ऑर्डर, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे ग्राफ्स हैं, क्वेश्चंस पूछने का जो अलग अलग मेथोलॉजी है, टाइम पीरियड भी देखेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद कैसे कैसे ग्राफिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, एवरीथिंग, ठीक है। अगर हम एस्टरिफिकेशन करा दें बेसिक मीडियम में और वही एस्टरिफिकेशन करा दें एस्टिक मीडियम में, तो क्या ऑर्डर पे कुछ फर्क पड़ जाता है या नहीं पड़ जाता। So everything we will see, but in the next class. So whatever you are getting, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिए, और ये बहुत ही यार 1 से 2 वीडियोस के अंदर जो केमिकल काइनेटिक्स का पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो जा रहा है। तो ऐसे केस में हार्डली आई विल टेक जस्ट 4 लेक्चर फॉर दिस केमिकल काइनेटिक्स के लिए, 4 लेक्चर, और इस 4 लेक्चर के बाद आप जो भी हो, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैं लास्ट में, या आप कह सकते हो कि अलॉन्ग विद द लेक्चर के पैरेलल में ही मैं कुछ क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करता जाऊंगा, जो आपको थ्योरी के एप्लीकेशंस को बेहतर तरीके से बता पाएगा। सो लास्टली ट्राई, ये पूरी चीज आप इसको देखो, और साथ ही साथ हम लोग अगली क्लास में बात करते हैं इससे रिलेटेड सभी मुद्दे पे बातें होंगी, और साथ ही साथ जो हम लोग बात करेंगे दूसरे फैक्टर्स पे भी, और ये जो भी हैं ये सब के सब हम लोग अगली क्लास में करने जा रहे हैं। तो ट्राई टू शेयर, इसको शेयर किया करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो। और लास्टली यार, जब इतनी सारी वीडियोस आपको मिल ही रही हैं, मैंने देखा है कि जो हमारे पास वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट ये 1.2K वीडियोस पड़ी हैं, 1.2 या 1.3K वीडियोस पड़ी हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप इमेजिन करो यार, इतनी सारी जो वीडियोस हैं ये सब आपके लिए, सब कुछ आपके लिए है। तो ट्राई टू शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा शेयर करना है शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को आप प्रेस कीजिए। ये सारी बातें तो सब बोलते ही हैं, तो मैं भी बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये सब तो आपके लिए ही है, सब कुछ आपके लिए। इसमें हमें क्या है यार, वी आर जस्ट फॉर यू ऑल, सब तो आपके लिए ही है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।